अपनी बातों को अलग अलग तौर तरीके से रखने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग इसको नहीं जान रहे हैं, उसमें स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया कि ये बोर्ड हम लोग क्यों गाड़ने जा रहे हैं। मैं उसको स्पष्ट करता हूं। साथियों, मैं ये जानना चाहते हैं या फिर आप लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि हमारे देश में पहले अंग्रेज आए या हमारा बाप दादा आए? पहले यहाँ अंग्रेज आए या हमारा बाप दादा आए? हमारे बाप दादा आए। तो यहाँ का जल जंगल जमीन का मालिक अंग्रेज था या मेरा बाप दादा था? मेरा बाप दादा। हमारे बाप दादा थे, हमारे पूर्वज थे। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों से छीनकर और इसका मालिकाना अधिकार किसको दिया? वन विभाग को। कब दिया? 1927 में। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे झारखंड में है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को रखने का काम किया। वो क्या है? चाहे चौहार विद्रोह हो, चाहे संथाल विद्रोह हो, फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, यात्रा टाना भगत का आंदोलन हो या बाबा तिलका मांझी का आंदोलन हो, ये क्या था? ये जल जंगल और जमीन की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वजों ने किया था। ये सच्चाई है। ये झारखंड में आज भी ये इतिहास गवाह है। जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जान दे सकते हैं, फांसी पर चढ़ सकते हैं, लेकिन जमीन नहीं दे सकते, तब अंग्रेजों ने, अभी सवाल आया सीएनटी एक्ट कानून का मामला, अंग्रेजों ने 1908 में हमारे पूर्वजों को ये सीएनटी एक्ट कानून बना करके हमारे पूर्वजों को दिया। ये सीएनटी एक्ट कानून क्या है? आप सीएनटी एक्ट कानून का धारा 46 को निकाल करके देखें। इस सीएनटी एक्ट कानून का धारा 46 में लिखता है कि यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को कोई उसका जंगल की जमीन से या उसका जमीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता है, उसका जमीन कोई खरीद नहीं सकता है, उसका जमीन बिक्री नहीं होगा। इस सीएनटी एक्ट कानून का धारा 46 में लिखा है। फिर भी आज हमारे देश में, हमारे इस राज्य में जो दीकू लोग आए हैं, विदेश से लोग आकर के यहाँ के लोगों को विस्थापित करते हैं, यहाँ के लोगों को जंगल की जमीन से, अपना खतियानी जमीन से बेदखल करने का काम किया जा रहा है। आज उस बेदखली से बचने के लिए ग्राम सभा आपका जो बारमसिया है, इस वनाधिकार कानून के तहत हमारे पूर्वजों का जो लड़ाई था, यह हमारे झारखंड के तमाम यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों ने कुछ दिन पहले बंदूक उठाने का काम किया था। ये बंदूक की लड़ाई क्या थी? वो लड़ाई यही था, जल जंगल और जमीन की लड़ाई। जब सरकार ने देखा कि यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासी आज हमारे हाथों में बंदूक है, सरकार के भी हाथ में बंदूक था और सरकार के साथ यहाँ के लोगों ने बंदूक से मुकाबला किया, तब सरकार ने देखा कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अंग्रेजों के साथ जो आंदोलन किया, आज हमारे साथ भी वो आंदोलन जारी है। कहीं न कहीं सरकार ने ये देखते हुए, उन्होंने गहन मंथन करने के बाद 2006 में मनमोहन की सरकार थी, उस मनमोहन सरकार के समय ये घोषणा किया गया और एक अधिनियम, ये कानून बना करके इस कानून का पहला पेज पर लिखता है कि हमारे पूर्वजों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए ये कानून बनाया गया। ये ऐतिहासिक अन्याय क्या था? ये ऐतिहासिक अन्याय था कि हमारे पूर्वजों से जो यहाँ का जल जंगल जमीन का मालिकाना अधिकार अंग्रेजों ने छीनकर और वन विभाग को दिया था और नोडल विभाग को दिया था। वो भी मामला अभी सामने आया कि गरमजुआ जमीन का मालिकाना अधिकार सीओ नोडल वनाधिकारी कहते हैं कि उसका मालिक हम। अरे भाई, हमारा बाप दादा यहाँ पैदा लिया, मालिक वो था, आज उसका नाती पोता यहाँ का मालिक है। आप मालिक कहलाने वाले कौन होते हैं? इसका जवाब देना होगा। केंद्र सरकार ने कानूनी अधिकार 2006 में ग्राम सभा को दिया है। आपके गांव में मुखिया जी होंगे, आपके गांव में पंचायत समिति होंगे, आपके नवाड़ी ब्लॉक में जिला परिषद का चुनाव हुआ होगा,
उन लोगों को पेशा कानून का धारा 4 को निकाल करके देखिए। उस पेशा कानून का धारा 4 में भी यहाँ का जल जंगल जमीन का मालिकाना अधिकार हमारा ग्राम सभा है। हमारे गांव के लोगों को जो पूर्वक बना के रखा गया है, हम इस नियम को नहीं जानते हैं, हम इस कानून को नहीं जानते हैं। इस नियम और कानून की जानकारी देने के लिए यही मामला को लेकर के मैं 8 तारीख को हमको चतरा बुलाया गया। मैं 8 तारीख को वहां की जनसभा में था। अभी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत केंद्र सरकार ने हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण अधिकार दिया। यह अधिकार क्या है? जिस जंगल क्षेत्र में जिस गांव के लोग आदिवासी मूलवासी रहते हैं और पूर्वजों से मिट्टी काटकर खेत बनाकर खेती कर रहे हैं, वैसे जमीन का सरकार को इस वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा 1 के तहत उस परिवार को व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा दिया जाना है। ये मैं नहीं कहता हूँ, जो केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया है, इस कानून नंबर 1। नंबर 2, हमारे गांव सभा के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति जिसको हम लोग सिंह बोंगा मानते हैं, जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, उसने जो बनाया है, चाहे फल फूल कंदमूल जड़ी बूटी मिट्टी मोरम बालू पत्थर खनिज संपदा, जो भी प्रकृति ने बना करके हमको दिया है, उसका मालिकाना अधिकार ग्राम सभा को है। उसको उसमें यूज राइट उपयोग करने का अधिकार ग्राम सभा को। नंबर 3, वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा 6 में लिखता है कि हमारे गांव सभा के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उसका संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवित करने का अधिकार हमारा ग्राम सभा को है। आज हमारे ग्राम सभा बरमसिया के लोग वही वनाधिकार कानून का धारा 5 एवं 3(1) का उपधारा 6 के तहत अपना गांव सीमा के वन क्षेत्र में वोट गाड़कर और अपने गांव की आजादी का विरोध फूकने के लिए जा रहे हैं। यह अधिसूचना क्या है? यह अधिसूचना हमारे देश में कोरोना महामारी आया, मोदी जी ने दिल्ली में अधिसूचना जारी किया, बिना मास्क का आप रोड में चल नहीं सकते हैं, बिना लाइसेंस का गाड़ी नहीं चला सकते हैं, बिना हेलमेट का आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, बिना लाइसेंस का गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ये क्या है? ये अधिसूचना था। आप 9वीं अनुसूची को खोल करके देखें। आप हमारे देश में जो 73वां संशोधन एक्ट कानून बना, पंचायत राज अधिनियम, पंचायत विस्तार अधिनियम, आप 9वीं अनुसूची को निकाल करके देखें। उस 9वीं अनुसूची में भी इसका जिक्र है। अगर केंद्र को चलाने के लिए, लोकसभा को चलाने के लिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है, विधानसभा को चलाने के लिए राज्य सरकार कानून बना सकती है, तो हमारा ग्राम सभा को भी चलाने के लिए हमारा ग्राम सभा स्वतंत्र है। ये आईपीसी एक्ट 1965 की धारा 243 का उपधारा 1 में इसका जिक्र है, जो पेज नंबर 177 में है। आप निकाल करके उसको देख सकते हैं। ये आज हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देखने के लिए, इसको बचाने के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ था, उस ऐतिहासिक अन्याय को आज केंद्र सरकार ने इसको गहन मंथन करने के बाद जो हमारे ग्राम सभा को ये अधिकार दिया है, आज बारामसिया ग्राम सभा के लोग अपना पूर्वजों का खोया हुआ अधिकार आज लड़ करके अपना अधिकार लेने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत बारामसिया ग्राम सभा के लोगों को धन्यवाद। और मैं चाहता हूं, अभी हाल फिलहाल में मैं कहता हूं कि बोकारो स्टील प्लांट जो बना है, इसमें जितने गांव के लोगों को जमीन अधिग्रहण 1957 में किया था, चौफान बथुआ के आदिवासी मूलवासियों ने इस बात को हमारे पास रखा। जिला दंडाधिकारी का नोटिस आया उन लोगों के पास, डीएफओ का नोटिस आया उन लोगों के पास। रात को सर्वे होना शुरू हो गया। बीएसएल का कहना था कि ये मेरा अधिग्रहण जमीन है, 590 एकड़ जमीन हम दूसरे कंपनी को बेचने के लिए जा रहे हैं। बथुआ चौफान के लोगों का खलबली मच गया। बोला कि भाई एक बार तो हमारे पूर्वजों को वहां से भगाया गया, अब फिर हम लोगों को भगाया जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। उन लोगों ने कैसे कैसे कहां से हमसे संपर्क किया। उन लोगों ने कहा कि दादा हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हम बोले कोई यहाँ से आपको नहीं हटा सकता है। मैं आया, इसी तरह से 350-400 लोग बैठा। मैंने कहा कि भाई लड़ाई आपकी है, मैं आपको सहयोग करूंगा, मैं आपको सिग्नल दिखाने का काम करूंगा। इधर हरी झंडी है, इधर लाल झंडी है। मैं आपके लिए अगर यदि लड़ाई लड़ूंगा, अगर यदि आप लड़ने के लिए तैयार है तो हम भी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है।
चौफान और भथुआ ग्राम सभा के लोगों ने कहा कि दादा हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने भी कहा मैं भी आप लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। वहां से तुरंत ग्राम प्रधान को और वहां के लोगों को लेकर मैं एसडीओ के पास गया। 4 एसडीओ के पास गया और 4 एसडीओ को मैंने जाके कहा कि एसडीओ साहब भथुआ में सर्वे का काम बंद कीजिए। नहीं विस्थापित है वो लोग, बीएसएल का अधिकृत जमीन है। हम बोले सुनिए, जिस व्यक्ति को एक बार सजा मिल गया होता है, सरकार का कोई भी ऐसा कानून में ऐसा अधिकार नहीं है, ऐसा नियम नहीं बना है कि उस व्यक्ति को दोबारा सजा मिलनी चाहिए। तो एक बार जिस व्यक्ति को आपने विस्थापित कर चुका है, उस व्यक्ति को पुनः फिर दोबारा विस्थापित करने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं है तो मैं इस वनाधिकार कानून या भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को आप निकाल करके देखें। उस भूमि अधिग्रहण कानून का धारा 4 का धारा 8 में लिखता है कि जिस विकास प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण करती है, अगर 5 साल के अंदर उस अधिकृत जमीन जिस प्रयोजन के लिए लिया गया, उस प्रयोजन में उस जमीन का उपयोग 5 साल के अंदर नहीं किया गया, तो उस जमीन का मालिक पुनः रहित होगा। यह भूमि अधिग्रहण कानून में साफ लिखा है। इस वनाधिकार कानून में भी इसका जिक्र है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग, अभी वन विभाग के लोग जहां जहां भी सामुदायिक दावा कर रहे हैं लोग, या फिर सामुदायिक वनाधिकार के मामले को लेकर के तो वन विभाग के द्वारा केस किया जा रहा है, वैसे लोगों को फंसाया भी जा रहा है। अभी अंग्रेजी लोग को देकर के गए। पहला वन कानून जब 1927 में बना, दूसरा वन कानून भारतीय वन अधिनियम 1952 में बना, फिर तीसरा उससे मजबूत टाइट कानून 1956 में बना, जो सेक्शन 3 पब्लिक लैंड बिहार इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 इतना टाइट कानून बना दिया कि आप कहीं भी जंगल का जमीन को अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, वहां से एक पत्ता नहीं ला सकते हैं। फिर उसे और टाइट किया 1980 में। 1980 में इतना टाइट उसने कानून को बनाया और वन विभाग के लोग देखा कि जंगल में बहुत सारे मोटे मोटे लकड़ियां हो गए। वन विभाग के लोग, कोई अगर यदि बूढ़ा बुजुर्ग यहाँ है तो वो लोग जानते हैं, वन विभाग के लोग जंगल में कूप का कटाई शुरू कर दी। सारा जंगल को काट करके वन विभाग के लोग ले गया। अभी वन विभाग कहते हैं कि गांव के लोग जंगल को बर्बाद करते हैं। अरे भाई, जंगल को तो तुमने उजाड़ा था। अभी जो जीता जागता जंगल जो दिख रहा है, उस जंगल को अगर यदि बचाने का काम किया है तो ग्राम सभा के लोगों ने। अगर तुम जंगल की बात करते हो तो तुम्हारा जंगल है कहाँ? अभी केंद्र सरकार ने करोड़ों अरबों रुपया केंद्र सरकार को जंगल की विकास, जंगल का डेवलपमेंट के लिए दे रहा है। उसका जंगल में क्या है? चौकंडी है, लिप्टस है, जिलेबी है, पकौड़ी है, क्या क्या पेड़ लगा रहा है। यही हमारे बगल में, आप विश्वास नहीं है, आप जाकर के देख सकते हैं, ये प्रकाश भाई के इलाके में पुनपुटकड़ी में इसी तरह से ग्राम सभा के लोग, मैं बैठा, वहाँ के लोगों ने कहा कि सर हम लोग तो ग्राम सभा का लोग डेली कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकेंगे। हम बोले एक काम कीजिए, आप लोग को करोड़पति बनना है। उन लोगों ने कहा सर करोड़पति तो बनेंगे, अब हम लोग को करोड़पति बना दीजिएगा। हम बोले एकदम बना देंगे। कई साल में बनाइएगा? हम बोले 3 साल के बाद आप लोग करोड़पति हैं। अभी आप लोग करोड़पति है, लेकिन आप लोग करोड़पति बन जाइएगा। लेकिन बनिएगा तब ना, हमारा बुद्धि में चलना पड़ेगा। बोलता है एकदम चलेंगे सर। हम बोले ठीक है। हम लोगों ने वहां के ग्राम सभा के लोगों को कहा कि आप लोग प्रत्येक महीना बैठिए और प्रत्येक परिवार से 10-10 रुपया ग्राम सभा में जमा, वो लोग जमा करना शुरू भी कर दिए। ग्राम सभा के नाम पर एक खाता भी खोलवा लिया बैंक में। बैंक में ले जाकर के पैसा जमा करना शुरू कर दिया। उन लोगों के पास 8-10 हजार रुपया जमा हो गया। जैसे ही 8-10 हजार रुपया जमा हुआ, हम लोगों ने क्या किया, चंदन का बीजा लगाया, एक नर्सरी तैयार किया, 10,000 ट्यूब डाले, 8,000 पौधा तैयार हुआ। अभी हम लोग 8,000 लाल चंदन का पेड़ लगाए हैं। अब जाकर के देखें पुनपुटकड़ी में, अभी वहां का लोग
कलकत्ता का एक कंपनी आया, बोला कि 40 लाख रुपए एडवांस लो। बोले कि नहीं, 40 लाख रुपए से चलने वाला नहीं। उन्होंने कहा नहीं, पैसा हम नहीं लेंगे। हम बोले क्या दे दीजिएगा? पेड़ लीजिएगा। एक भी पेड़ आपको पत्ता वहां अंदर घुसने के लिए आपको 50 रुपए फीस देना पड़ेगा। हम कहते हैं कि उस कंपनी का कहना है कि हमको पेड़ नहीं चाहिए। उस पेड़ से जो बीजा तैयार होगा, आप मशीन लगाइए, मकान बनाइए, आप प्लांट लगाइए, और उस पेड़ से जो बीज आएगा उस बीज का हमको 4,500 रुपया लीटर हम आपसे खरीद लेंगे। अब बताइए, जिसके पास 8,000 चंदन का पेड़ होगा वो करोड़पति, नहीं तो क्या 10 साल के बाद वो लादेन बनेगा। सरकार को उसको लाइसेंसी बंदूक 10 को देना पड़ेगा। उस रखवाली के लिए देगा कि नहीं? 10 साल के बाद उस 10 जो 27 परिवार के लोग हैं, उन 27 परिवार के लोगों को डीसी साहब एक दिन वीडियो आपको भेज दिए, और जाके देखो पुरकड़ी में कहा चंदन का बगान लगा है, 8,000 चंदन। हमने पर्यावरण दिवस के दिन उसका फोटो खींचकर और पेपर में डाल दिए, और पुरकड़ी में वहां के ग्राम सभा के लोगों ने 8,000 चंदन का पेड़ लगाया। मेरा फोटो था, डीसी साहब ने वीडियो को भेजा, तो जाकर देखो डीप बोरिंग की जरूरत है तो हम देंगे, कुआं का जरूरत है तो हम देंगे, वहां पर शेड का जरूरत है तो हम देंगे। हम बोले आपके द्वारा जो केंद्र सरकार ने जंगल तैयार करने के लिए जो अरबों खरबों रुपया दिया है, उस जंगल को आप जाकर के देखिए। ग्राम सभा का जंगल को आप देख नहीं सकते हैं। ग्राम सभा अपना पेट काटकर अपने बलबूते जंगल को तैयार किया है, और वो ऐसा जंगल है जो यहाँ से लोग पलायन करते हैं। वो लोग पलायन नहीं करेंगे, बल्कि मोदी जी अभी गांव सभा के लोगों को 1 महीना में 5 किलो चावल देते हैं। मुर्गी का भी पेट नहीं भरेगा, आदमी का पेट भरने का काम 5 किलो चावल से करेंगे। क्या यही हमारे देश की विकास है? जिस दिन हमारे गांव सभा के लोग 100 रुपये का चावल खाएंगे, 5 स्टार में जाकर चाय पिएंगे, उस दिन हम समझेंगे कि हमारा गांव और समाज विकास कर रहा है। 5 किलो चावल से एक मुर्गी का पेट भरेगा, लेकिन 5 किलो चावल में हम लोग उस समाज के लोग हैं जो 5 किलो चावल में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। यही हमारे देश की विकास है, जिसकी देश में कोयला, लोहा, अमरक, तांबा, हीरे मोती से सजा हुआ है। आज वहाँ के लोग 1 रुपया चावल के लिए मोहताज हैं। यही हमारा देश का विकास है, यही हमारा झारखंड का विकास है। 4 आना किलो नमक खाएंगे, वो हमारा देश का विकास है। ये देश का विकास क्या है? ये भिखमंगों का विकास है। हम लोग क्या है? यही है हमारे देश की विकास। जिस दिन हमारे ग्राम सभा निर्णय लेगा कि हमारा गांव का विकास कैसे होगा, हमारा समाज का विकास कैसे होगा, हमारे देश के नेताओं ने जब वो लोग शपथ ग्रहण लेते हैं तो कहते हैं हम देश की कानून का अनुपालन करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। कहाँ है लोकतंत्र? 1908 में CNT एक्ट कानून लागू हुआ, आज तक आपने CNT एक्ट कानून को धरातल पर उतारने का हिम्मत नहीं हुआ। क्या यही लोकतंत्र की रक्षा है? 2006 में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में 543 संसद बैठ करके इस वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 को किया, और राष्ट्रपति का मुहर लगा, और न्यायपालिका, कार्यपालिका को इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। आज कहाँ है उसकी न्यायपालिका और कार्यपालिका? आज तक 2006 में कानून बनने के बाद 12 मसीहा ग्राम सभा के लोगों को इस कानून की जानकारी तक नहीं है। जिसके लिए फांसी कटाया, आज वो खुद के लिए रुसल है। आज 12 मसीहा ग्राम सभा के लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं। आज 12 मसीहा ग्राम सभा के लोगों को जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने का जरूरत नहीं होता। यदि लोकतंत्र की रक्षा सही में यहाँ के सांसद और विधायक अगर करते लोकतंत्र की रक्षा, तो आज 12 मसीहा ग्राम सभा के लोगों को जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने की आवश्यकता नहीं था। ये सारे चीजों को हम लोगों को जानना होगा। आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उनका कहना था हमारे
हमारी सरकार बनेगी तो हम 32 का खतियान लागू करेंगे, हम अस्थायी नीति बनाएंगे। कहाँ है स्थानीय नीति और कहाँ है उन 32 का खतियान? अभी आशा और भाषा की लड़ाई शुरू हो गई हमारे झारखंड में। ये क्या है? यही लोकतंत्र की रक्षा है। ये हमारे मंत्री लोग लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। क्या वो अधिकार देंगे? अब हम लोगों को जागने की जरूरत है। अब हम लोगों को जागना पड़ेगा और वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले यही लोग कहते थे कि रघुवर दास बहरिया है। अरे भाई, तो भीतरिया भी तो सबको भीतर ले गया। हम किससे विश्वास करेंगे? कौन मेरा बहरिया है, कौन मेरा भीतरिया है? रघुवर दास आया तो 1985 अस्थायी कहीं करके गया। आप बोले 32 अस्थायी करेंगे तो इसमें 32 न 33 न 34 न 35 कुछ हो नहीं हो रहा। क्या है? यही लोकतंत्र की रक्षा है। इसको हम लोगों को जानने की जरूरत है और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा 2024 में कि सबसे पहले आपने जो वादा किया था, आपने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, वो घोषणा आपका कहां है? हमारा सीएमटी एक्ट कानून कहां है? हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट कहां है? हमारा पेशा कानून कहां है? जो पंचायत राज विस्तार अधिनियम, ये पेशा कानून क्या है? इसको हम शेड्यूल एरिया के नाम पर जानते हैं। तो आज ये सब कानून को, उन मंत्रियों को ये सब सारा चीज को जानने की जरूरत है और हम लोगों को ये कानून की जानकारी रखने के बाद उन लोगों को ये सब चीज बताना पड़ेगा। और जब तक हम लोग इस नियम कानून को नहीं जानेंगे तो वही लोग का दादागिरी चलेगा। अभी दिन 12 बज रहा है, वो लोग हम लोग को आकर के बोल देंगे तुम सुतो, अभी रात 12 बज रहा है। तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। बूढ़ा पुरुष ने कहा था कि अंधों का गांव में आईना ज्यादा बिकता है, आंध्रा का गांव में आईना ज्यादा बिकता है। कौन कौन मानते हैं? आंध्रा का गांव में आईना ज्यादा बिकता है। इसका मतलब समझ में आया? बुड़बक का गांव में होशियार जो बोलेगा वही सही है। इसका मतलब बुड़बक का गांव में होशियार जो बोलेगा वही सही है। मेरा कहने का मतलब यही था कि आंध्रा का गांव में आईना ज्यादा बिकता है और जो देखता है, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए सरकार जो कानून बनाया, उस कानून को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हम लोगों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। किसी भी तरह का प्रशासनिक दिक्कत हो, संपर्क नंबर रखें, चाहे डीसी का मामला हो, अंचल का मामला हो या एसडीओ का मामला हो, मैं आप लोगों के साथ हूं। टेबल टॉकिंग के लिए मैं साथ में रहूंगा। वो पदाधिकारी को बोलूंगा कि अगर आपका कलम में इतना ताकत है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि इस कानून को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन मैंने कुलदीप चौधरी जी जो हमारे डीसी साहब हैं, डीसी साहब के साथ वार्ता के लिए गया। बोला है फॉरेस्ट विभाग लोग देना नहीं चाहता। हम बोले मालिक आप हैं कि फॉरेस्टर है? एक उपायुक्त अगर यदि कह दे कि हमारा कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है, डीसी का बात, बताइए कितना दुख की बात है। आप ऑलरेडी बोकारो जिला का मजिस्ट्रेट है और अगर यदि उपायुक्त महोदय कहे कि एक फॉरेस्टर मेरा बात नहीं मान रहा है, ये कितनी बड़ी दुख की बात है। हमने कहा कि सर मालिक आप हैं कि आपका फॉरेस्टर है? तुरंत जिला कल्याण पदाधिकारी को इसकी सूचना दे और तुरंत लेटर बनाया। बोला किसके नाम पर बनाओ? बोले मेरे नाम पर बनाइए। मैं एसडीओ से जाकर के टेबल टॉकिंग करूंगा। मैं एसडीओ से जाकर के, मैं 4 एसडीओ से भी जाके बात किया, 1.5 एसडीओ से भी जाकर के बात किया। हम बोले 1 महीना के अंदर आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी आपका है। इस कुर्सी पर आप बैठे हैं इस काम को करने के लिए, उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है। ग्राम सभा का जो जिम्मेदारी था, अपना जिम्मेदारी फर्ज पूरा किया, आपका फर्ज आप पूरा कीजिए। पट्टा ग्राम सभा करके ग्राम सभा का कॉपी देने का जिम्मेदारी
ग्राम सभा को था, सत्ता देने का जिम्मेदारी आपका है। इसलिए आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, नियम का अनुपालन के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो सरकारी नियम है, जो सरकार ने कानून बनाया है, उस कानून के तहत ग्राम सभा को ये अधिकार मिलना चाहिए। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सबों को पुनः झारखंडी जोहार। चलिए, वोट को जहां पर गाड़ना है हम लोग वहां पर गाड़ेंगे और हम लोग नारा लगाते हुए जहां पर गाड़ना है वहां तक हम लोग चलेंगे और